हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष चौधरी, परिवर्तन आईपीएस बहराइच। इसके पहले वाली क्लास में भारतीय इतिहास के भाग 1 में हमने आपको बताया कि भारतीय इतिहास की क्या जरूरत है, क्यों इतिहास हमको पढ़ना आवश्यक है बच्चों के लिए। क्योंकि भारतीय इतिहास या कोई भी इतिहास है वो हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी देता है। और जब तक हम अपनी सभ्यताओं और संस्कृतियों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम अपने संस्कृति के प्रति गौरवान्वित नहीं महसूस करेंगे। जब हम अपनी सभ्यता और संस्कृतियों को अच्छे से जान लेते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि हमारे पास क्या था या हमारे पास आज क्या है। और यही एक अच्छी बात है संस्कृतियों को अध्ययन करने का कि हम अपने पास जो चीजें रही हैं उनसे गौरवान्वित होकर हमको उत्साह मिलता है कि हम आगे भी उसी तरीके से अपना विकास कर सकें और अपने देश के, अपने समाज के विकास में योगदान दे सकें। या फिर जो कुरीतियां रही हैं तमाम सारी समाज में या जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी उनका भी अध्ययन करके उनको अपने समाज से दूर कर सकें। या ऐसी चीजें जो इररिलेवेंट हैं, जो अप्रासंगिक हैं, बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जिनको हम कुप्रथाओं के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे इतिहास में रही हैं हमारे समाज में, लेकिन आज उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। तो इतिहास का अध्ययन करके हम यही चीज जान सकते हैं कि किन परंपराओं, किन प्रथाओं का हम आज भी प्रैक्टिसिंग करें, अभ्यास करें, या किन प्रथाओं को हमको आज त्याग देना चाहिए, आज उनको हमको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आज वो हमारे समाज में एक नासूर का काम कर रही है, एक बहुत ही घातक रूप धारण करे हुए हैं। अब वो प्रथाएं कब से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, इन पर चर्चा का विषय नहीं है। ये तो हम इतिहास में बस यही जान सकते हैं, जैसे सती प्रथा हुआ, बाल विवाह हुआ, पर्दा प्रथा हुआ, तमाम सारी कुप्रथाएं थी जो कि इतिहास में आई। कैसे आई, उनके कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन आज वो बिल्कुल भी रिलेवेंट है, आज वो बिल्कुल भी अप्रासंगिक है। और ये संस्कृतियों में ऐसी चीजों को हमको छोड़ देना चाहिए, तभी हम एक सभ्य समाज और एक सभ्यता, एक विकसित सभ्यता का हम विकास कर सकते हैं। यहाँ मैं बार बार शब्दों का यूज कर रहा हूँ, सभ्यता और संस्कृति। आज का हमारा जो टॉपिक है सभ्यता और संस्कृति ही है। कुछ लोगों को शायद इसमें अंतर ना पता हो कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है सभ्यताओं और संस्कृतियों में। और इसी टॉपिक पर आज हम जो है इस अध्याय में चर्चा करेंगे, सभ्यता और संस्कृतियों में अंतर पर। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं कि संस्कृति और सभ्यता में क्या विशेष अंतर है। तो देखिए, संस्कृतियां जो हैं वो अनवरत है। जैसे आज भी हम बात करते हैं इंडियन कल्चर की या वेस्टर्न कल्चर की या तमाम सारी चीजों की, या कभी बात होती थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वैदिक सभ्यता और संस्कृति की। तो ये डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट चरण में तमाम सारी सभ्यताओं का विकास हुआ, वे पतित हुई, फिर नई सभ्यताएं आई। लेकिन संस्कृतियां जो हैं वो एक अनवरत प्रक्रिया है, संस्कृतियां कभी खत्म नहीं होती हैं। संस्कृति एक आत्मा की तरह है। जैसे आत्मा एक शरीर, गीता में कहा गया कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है और आत्मा नष्ट नहीं होती है, वैसे ही संस्कृतियां नष्ट नहीं होती हैं। संस्कृतियों का जो मूल तत्व है वो आज भी विद्यमान है। जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको देता हूं, उदाहरण, धर्म की संस्कृति। धर्म की संस्कृति तब से है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमको धर्म के लक्षण देखने को मिले। वो लक्षण आज किसी भी कल्चर हो, कोई भी वेस्टर्न कल्चर हो, इंडियन कल्चर हो, कोई भी कल्चर हो, उसमें हमको, सभ्यता हो चाहे कल्चर हो, उसमें हमको धर्म की संस्कृति दिखती है। आज कोई ऐसा समाज नहीं है जहां पर धर्म ना हो, जहां पर पूजा पद्धतियां ना हो, जहां पर रहन सहन के तरीके ना हो। तो हाँ, उनमें स्वरूप बदला है, आज धर्म का स्वरूप बदल गया है, आज पूजा पद्धतियां बदल गई हैं। तो वो सभ्यता है एक, कि किस तरह से स्वरूप बदल गया भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर या रहन सहन के आधार पर, जहां पर हम रह रहे हैं उस कंडीशन के आधार पर हमने अपनी संस्कृतियों में तोड़ मरोड़ किया। और वो जब एक विशेष स्तर पर पहुंचती है वो चीजें, तो वो सभ्यता में परिवर्तित हो जाती हैं। इसीलिए सभ्यताओं का विनाश हो जाता है। जब वो परिस्थितियां खत्म हो जाती हैं तो सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं, लेकिन संस्कृतियां नष्ट नहीं होती हैं।
तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि संस्कृति एक अनवरत प्रक्रिया है, और संस्कृति जब एक मूल या एक विशेष स्तर पर पहुंच जाती है किसी समाज में, तो वह उस समाज की सभ्यता बन जाती है। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है, संस्कृति जब एक मूल या विशेष स्तर पर विकसित होती है तो वो सभ्यता का स्वरूप लेती है। लेकिन इनमें कॉमन डिफरेंसेस क्या है वो हम देखते हैं। जैसे सभ्यता आज हमारे पास क्या है, या आज हम किन परंपराओं का अभ्यासरत हैं, या किन परंपराओं को प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं, वो हमारी सभ्यता है। लेकिन हम क्या रहे हैं, हम कहां से जन्म हमारा हुआ है, किन किन परंपराओं को हमने आज तक जिया है, वो हमारी संस्कृति आती है। सभ्यता तो हमेशा तुलनात्मक रही है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, या आज की सभ्यता, या उसके बाद की तमाम सारी सभ्यताओं में हम तुलना कर सकते हैं, उनका अध्ययन तुलनात्मक होता है। संस्कृतियां जो है वो अतुलनात्मक है, उनमें कोई तुलनात्मकता नहीं हो सकती है। क्योंकि देखिए, जैसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में भी धर्म की संस्कृति थी, वैसे ही वैदिक सभ्यता में भी धर्म की संस्कृति थी, वैसे ही आगे के इतिहास में जब द्वितीय नगरीकरण काल आया और आगे मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, आगे मुगल काल, मध्यकाल जो भी था, उसमें सभी में धर्म की संस्कृतियां रही हैं। सामूहिकता की संस्कृति रही है, कृषि की संस्कृति रही है। जैसे कि हमने हड़प्पा में देखा विकसित कृषि थी, वैसे ही आज भी कृषि परंपराएं चल रही हैं। थोड़े मोड़े चेंजेस हुए हैं जो कि सभ्यताओं को प्रदर्शित करते हैं कि उस सभ्यता में क्या था कृषि, और आज की सभ्यता में कृषि का क्या नेचर है। तो एक नेचर में जो चेंज आता है, प्रकृति में जो चेंज आता है, वो सभ्यता है। लेकिन जहां प्राकृतिक रूप से वो चीजें लाई करती हैं, वो चीजें चेंज नहीं होती हैं, वो हमारी संस्कृति बन जाती है। इसीलिए संस्कृत को एक यूनिक कहा गया है, संस्कृति यूनिक होती है। सभ्यता एक बाह्य आवरण है, जिस प्रकार शरीर में बाह्य रूप से हमारा मांस है, हड्डी है, नसों में बहता खून है, ये एक बाह्य आवरण है शरीर को बनाने का, वही सभ्यता है। लेकिन संस्कृति आंतरिक स्वरूप है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, वो संस्कृति है। जैसे हमारी आत्मा या हमारा एक इंटरनल एनर्जी जो हमारी आंतरिक ऊर्जा है, जिससे ये शरीर काम करता है, जिससे रक्त संचार होता है, जिससे हमारे सेल्स को ऊर्जा मिलती है, वो चीजें जो है वो आंतरिक स्वरूप में आता है, और वो संस्कृति है। तो यहाँ देखिए बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इस तरह से संस्कृति और सभ्यता को अलग करने का। लेकिन सबसे बड़ा जो चीज है कि संस्कृतियां, हम सोचते हैं संस्कृतियां बदल गई हैं, लेकिन संस्कृतियों में बदलाव नहीं हो पाता है, उनके स्वरूप में बदलाव होता है, जिसको हम सभ्यता के रूप में कह सकते हैं। जैसे आज हम कहते हैं वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर। हमारा कल्चरल डिफरेंस जो है वो ऐसा नहीं है कि वो खाना नहीं खाते, या वो जो है पूजा पाठ नहीं करते, या वो रहते नहीं है घरों में। संस्कृतियां लगभग एक जैसी हैं, वो भी धर्म को उसी प्रकार से आबाद रूप से मानते हैं जैसे कि हम धर्म को मानते हैं। हाँ, उनका स्वरूप मानने का अलग है। वो चर्च में जाकर के कैंडल जलाते हैं, या मुस्लिम कल्चर्स में या दूसरे धर्मों में पूजा पद्धतियां अलग हैं, हिंदू धर्म की पूजा पद्धतियां अलग हैं। लेकिन एक ऐसी संस्कृति डेवलप है जो कि हमको आस्था या उपासना की पद्धतियां देती हैं, और ये जो पूजा पद्धति देने का काम जो कर रही है वो धर्म की संस्कृति कर रही है। जैसे हमारे रहन सहन, खान पान का कल्चर, जब हम प्रागैतिहासिक काल में थे उस समय सबसे बड़ी जरूरत व्यक्ति की भूख थी। उन्होंने शिकार करना शुरू किया अपने पेट को भरने के लिए, इसीलिए औजारों को बनाना शुरू किया, पत्थरों के औजारों को। धीरे धीरे औजारों में विकास हुआ, फिर धातुओं का प्रयोग शुरू हो गया। जब उनको धातुओं का ज्ञान हुआ, औजारों के स्वरूप बदले, तो एक औजार कल्चर बदला, वो हर संस्कृति का एक अलग स्वरूप सभ्यता के रूप में बदल गया। लेकिन अगर हम कहें कि क्या शिकार की संस्कृति बदल गई, तो ऐसा नहीं है। आज भी शिकार है, आज मानव का शिकार कर रहा है, क्योंकि उसको आवश्यकता अपने मानव से पूरी हो रही है। हाँ, बल्लम, छुरी, चाकू, इनसे डायरेक्टली वो शिकार नहीं कर रहा है, लेकिन आज का जो शिकार है वो शोषण का दौर है। आज हम देखते हैं कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का जो शोषण कर रहा है वही उसके विकास का कारण बन रहा है। बिना शोषण के विकास कहाँ हो सकता है? हो सकता है ये गलत हो कि हाँ, शोषण के बिना विकास नहीं हो सकता, हम अपना विकास कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को किसी एक स्थिति से दूसरे स्थिति में ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी चीज का उपभोग करते ही करते हैं, और उस उपभोग की प्रक्रिया में हो सकता हो कि वो दूसरा व्यक्ति या दूसरा साधन किसी दूसरे रूप में चला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक शोषण का माध्यम तो आता ही है। बिना विकास की प्रक्रिया में, बिना शोषण को हम अपनाए कहाँ तक जो है विकास कर सकते हैं। इसी चीज को नैतिकता का बल दिया गया है कि हम
सभ्यताओं के विकास में कम से कम शोषण को करें। यही नैतिकता है, यही इथिक्स है कि किस प्रकार हम अपने आप को, अपनी सभ्यताओं को, अपनी संस्कृतियों को विकसित करें और इस विकसित या इस विकास के दौर में हम किसी अन्य व्यक्ति का या अन्य जाति का या अन्य नस्ल का या अन्य किसी अन्य क्रीचर का हम उपभोग, शोषण तो नहीं कर रहे हैं कि पता चले हमको दवाइयों की जरूरत हो और हमको पता चला कि एक पौधे से हमको दवाई मिल रही है, हम उस पौधे का पूरा नाश करके हमने दवाइयां बना दी। तो आज हम अपने उपयोग के लिए हमने उस पौधे का तो यूज कर लिया, लेकिन उस पौधे का अस्तित्व तो बचा कि नहीं बचा। इसीलिए सतत विकास पर जोर देना आज हमारा लक्ष्य है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही हमारी मूल अवधारणा होनी चाहिए कि विकास इस प्रकार से हो कि हमारी आगे की जो सभ्यताएं आने वाली हैं वो भी उन चीजों का उपभोग कर सकें जिनका आज हम उपभोग कर रहे हैं। ये नहीं कि आज हम अपनी सभ्यता को विकसित करने के चलते हम पूरी की पूरी अपनी पुरानी संस्कृतियों को ही खत्म कर दें, पुरानी की पुरानी संस्कृतियों को ही हम जो है नष्ट कर दें, तो ये विकास कोई मायने नहीं रखता है। हम विकास के दौर में इतना आगे हो गए कि हमने पेड़ पौधों को अंधाधुंध काटा, हमने नदियों को अंधाधुंध प्रदूषित किया, हमने वायु को अंधाधुंध प्रदूषित किया, हमने ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाया, तमाम सारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और उनमें छिपे तमाम सारे विषाणु धीरे धीरे वापस आ रहे हैं और जो खुद प्रकृति को बैलेंस कर रहे हैं। जैसा कि आज कोरोना महामारी के तौर पर हम देख रहे हैं कि एक कोरोना नामक वायरस किस प्रकार से, हमारी किताबों में कोरोना वायरस की जानकारी पहले से दी गई, ऐसा नहीं कि कोई नया वायरस है, लेकिन अभी तक मानव जाति में इस वायरस का प्रभाव नहीं था। मानव जाति में किस प्रकार से इस वायरस का प्रभाव आ गया, ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही नतीजा है। और इस प्रकार देखिए, हम हो सकता हो अगर इस वायरस के पर नहीं कंट्रोल कर पाए या नहीं उस पर हम अपना शिकंजा कस पाए, तो हो सकता हो जो जिस सभ्यता में हम आज जी रहे हैं उसका नाश हो और एक नई सभ्यता निकल करके आए। लेकिन सभ्यता तो नष्ट हो जाएगी पर संस्कृति हमारी वही रहेगी, मेल जोल की संस्कृति रहेगी, खान पान की संस्कृति रहेगी, रहने के ढंग की संस्कृति रहेगी, वेशभूषा की संस्कृति रहेगी, पूजा पाठ की संस्कृति रहेगी। बस ये है कि जिस स्वरूप में आज हम जी रहे हैं उस स्वरूप को हमको बदलना ही पड़ेगा। जिस प्रकार हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं उस दोहन को रोकना ही पड़ेगा। जिस प्रकार हम अपने लाभ, अपने विकास के लिए किसी दूसरे के हित का ध्यान रख ही नहीं रहे हैं, इस प्रक्रिया को हमको रोकना होगा। हमको सतत विकास पर जोर देना होगा और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही हमारी आगे की सभ्यताओं के विकास के लिए अत्यंत जरूरी और आवश्यक कदम होंगे। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं इस अध्याय को खत्म करता हूँ। नेक्स्ट अध्याय में मैं हिस्ट्री के विशेष टॉपिक जैसे प्राग ऐतिहासिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको धातु युग के नाम से जाना जाता है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। और उसके बाद वैदिक सभ्यता और संस्कृति पर आएंगे, क्योंकि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता तक जितनी भी स्रोत मिले हैं हमको या इतिहास की जानकारी मिली है वो लिखित साक्ष्यों से नहीं मिली है। वो हमने जो वहां पर चीजें पाई पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हमने इतिहास को लिखा, इसलिए इतिहास बहुत ही स्पष्ट तथ्यों के रूप में नहीं आ सका है। लेकिन जब हम वैदिक सभ्यता और संस्कृति से आगे का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां हमको जो जानकारियां मिली हैं वो उनके साहित्यों से मिली हैं जो कि ज्यादा रिलायबल हैं, जो कि ज्यादा प्रामाणिक हैं, और वहां से हमको एक संस्कृति का एक विशेष ज्ञान या सभ्यता का विशेष ज्ञान मिलना शुरू होता है। तो नेक्स्ट अध्याय में मैं आपको प्रागैतिहासिक संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति के बारे में डिस्क्राइब करूंगा। धन्यवाद।